नमस्कार। आज का हमारा विषय है भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है। भाषा और व्याकरण का अटूट संबंध है, क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अशुद्ध भाषा से अभिव्यक्ति या तो अपूर्ण रह जाती है या अशुद्ध हो जाती है। उसके शोधन के लिए, उसकी संपूर्णता के लिए, उसके शुद्ध रूप के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को व्यवस्थित करते हैं, शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। यदि यूं कहा जाए कि व्याकरण भाषा को शुद्ध, व्यवस्थित और नियंत्रित करती है, व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पतंजलि मुनि ने व्याकरण को भाषा के संदर्भ में शब्द अनुशासन कहा है। डॉक्टर सीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। व्यवहारिक विश्लेषण क्यों है? क्योंकि भाषा हमारे व्यवहारों का साधन है और भाषा का शुद्ध रूप होगा तो भाषा में पूर्णता होगी। भाषा में पूर्णता होगी तो हमारे विचार और भाव पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो पाएंगे। अगर हमारे विचार और भाव पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होंगे तो हमारा व्यवहार उत्तम श्रेणी का होगा। इसलिए व्याकरण को भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण कहा जाता है। भाषा शिक्षण में व्याकरण का बहुत महत्व है। भाषा को नियमबद्ध करना कुछ हद तक भाषा की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, ये बात सही है। लेकिन व्याकरण के ऐसे नियम जो भाषा के सौंदर्य को, स्वरूप को संवर्धित करते हैं, उनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। इस बात को लेकर विभिन्न शिक्षा पद्धति के विचारकों में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क हुए, मतभेद रहा कि व्याकरण का ज्ञान भाषा के परिष्कार के लिए कितना आवश्यक है। लेकिन भाषा को व्यवस्थित करने का काम व्याकरण के बिना नहीं हो सकता, या यूं कहें कि व्याकरण की सहायता से सरल हो जाता है। भाषा में हो रही अशुद्धियों का उपचार व्याकरण से ही संभव है। व्याकरण के बिना भाषा की अशुद्धियों को दूर करना, भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त करना असंभव है। व्याकरण की सहायता से छात्रों में भाषा के शुद्ध रूप को पहचानने और प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए भाषा और व्याकरण पूरक हैं। भाषा के लिए व्याकरण एक अनिवार्य शास्त्र है। इसीलिए भाषा शिक्षण में व्याकरण की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भाषा के मानकीकरण का आधार उसका व्याकरण होता है। सामान्यतः व्याकरण द्वारा भाषा का परीक्षण कर उसकी अशुद्धियों का पता लगाया जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का अपना एक महत्वपूर्ण भाग होता है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य से अभिप्राय हमारा यह है कि भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए
व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। तो व्याकरण क्यों पढ़ी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, और भाषा ज्ञान किस रूप में व्याकरण के माध्यम से हमारा संवर्धित होता है, वृद्धि होती है भाषा ज्ञान में, कैसे? तो एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं तथा विभिन्न लेखन शैलियों से छात्रों को परिचित कराया जाता है, और उसके लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, और भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों में ज्ञानात्मक उद्देश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि जिस साहित्य का हम अध्ययन करते हैं, विभिन्न विधाओं की पहचान करते हैं, उसमें छात्रों को ध्वनि, समान ध्वनियों के रूप में अंतर, उन ध्वनियों से, वर्णों से निर्मित शब्दों में, शब्द प्रयोग में, शब्द योजना में भेद करना, प्रसंग अनुसार उनके अर्थ को समझ पाना, समास और संधि का ज्ञान हो जाना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो जाना, नए नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाना, विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान हो जाना, ये सब व्याकरण के ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, व्याकरण शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित हैं। वाक्य रचना का ज्ञान, वाक्य रचना के नियम, शब्द, पद, बंध और पदबंध, इन सब का ज्ञान व्याकरण से ही संभव है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। छात्रों को मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द सूक्ति का प्रसंग अनुकूल अर्थ निकालने तथा बलाघात के अनुसार अर्थ बोध कराने योग्य बनाना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों को भाषा के गुण दोष परखने के योग्य बनाना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशलों को सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, इन सभी कौशलों को विकसित कराना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। भावात्मक उद्देश्य, छात्रों में भाषा तथा साहित्य की समीक्षा करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शुद्ध भाषा सीखने तथा इसके प्रयोग करने की रुचि को विकसित करना, छात्रों में व्याकरण सम्मत तथा शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। यदि व्याकरण शिक्षण की विधियों का प्रयोग किया जाएगा, तभी एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों तक व्याकरण का सही ज्ञान, व्याकरण पढ़ाने का सही ज्ञान प्रदान कर सकता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। प्रत्येक चरण में बच्चों के सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। व्याकरण की शिक्षा देने से पहले शिक्षक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि व्याकरण की शिक्षा बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर की हो। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के सीखने का आधार अनुकरण होता है। बच्चे अनुकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं। यदि उन्हें व्याकरण के नियम बताए गए तो उनके लिए ये नीरस हो जाएगा। वहां पर पहले वो भाषा को प्रयोग में, व्यवहार में लाने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो जो उनके ज्ञान का विस्तार होता है, भाषा के संदर्भ में जैसे जैसे उनके व्यवहार में शब्द, वाक्य, विषय वस्तु, पाठ, इन सब का विकास होता है,
उस विकास की प्रक्रिया में सहज स्वाभाविक रूप से उसे व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर का ध्यान रखा जाए जब व्याकरण की शिक्षा बालकों को दी जाए। व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से व्याकरण शिक्षण संपन्न किया जा सकता है, जैसे निगमन विधि। यह विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक व्याकरण का नियम बच्चों को बताता है। नियमों का आधार जाने बिना बच्चे उसे याद कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि प्रशिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के लिए लाभकारी नहीं होती है। इस विधि को दो भागों में बांटा गया है, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। सूत्र विधि नाम के अनुसार यह विधि सूत्रों पर आधारित होती है। शिक्षक व्याकरण के कुछ नियम बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है और बच्चे उन नियमों को याद करते हैं। अरुचिकर होने की वजह से इस विधि का प्रयोग समुचित नहीं माना जाता है, क्योंकि एक जमाना था जब अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण जो होती थी पाणिनि की लिखी हुई, उसमें सूत्र दिए गए थे। उन सूत्रों को याद करना, उन सूत्रों के आधार पर व्याकरण के नियमों को याद करना संस्कृत भाषा में ऐसा होता था। लेकिन सामान्य स्तर पर अब प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इस प्रकार की विधियों का प्रयोग लगभग वर्जित है। व्याकरण को वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ाया जाता है। उसके सहज सरल नियम विद्यार्थियों को प्रसंग अनुसार जो ग्राह्य होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है और उनके आधार पर उनके भाषा ज्ञान को समृद्ध किया जाता है। दूसरा, पुस्तक विधि। इस विधि में शिक्षण का आधार व्याकरण की पाठ्य पुस्तकें होती हैं। पाठ्य पुस्तकों में व्याकरण के नियम उपनियमों का उल्लेख होता है, संबंधित उदाहरण होते हैं। छात्र इन नियमों को यथाविधि याद करते हैं, उनका शब्द भंडार विकसित होता है। उदाहरण के रूप में दिए गए शब्दों को, जैसे संधि विषय अगर पढ़ाया जाना है तो संधि की परिभाषा के साथ साथ संधि के भेद और शब्दों की संधि और संधि विच्छेद करके उदाहरण के रूप में व्याकरण की पुस्तकों में दिए रहते हैं। बालक इन नियमों को याद करते हैं और अभ्यास के तौर पर उन शब्दों की संधि और संधि विच्छेद करते हैं, जिससे उन्हें नियमों का भी ज्ञान होता है, शब्द भंडार का विकास होता है। सूत्र विधि की तरह ये विधि भी आजकल प्राइमरी स्तर पर अरुचिकर मानी जाती है, क्योंकि सिर्फ थोड़े से नियम और थोड़े से उदाहरण करने से, उदाहरण याद कर लेने से विद्यार्थी में व्याकरण कौशल विकसित नहीं होता है, व्याकरण का ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसके लिए अध्यापक की भूमिका अनिवार्य मानी गई है। और उस भूमिका के लिए आगमन विधि जो छात्र केंद्रित होती है, इस विधि में उदाहरण के माध्यम से छात्र नियम तक पहुंचते हैं। यह विधि छात्रों को सोचने और समझने का पूरा समय देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस विधि को उचित माना गया है। इसके अंतर्गत उदाहरण देना, उन पर विचार करके नियमों का प्रतिपादन करना, अंत में उदाहरणों द्वारा ही नियम का परीक्षण करना, इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक केवल उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण का काम करता है। उदाहरण द्वारा नियमों के सत्यापन की शैली इसमें अध्यापन शैली रहती है।
इस विधि को आजकल व्याकरण शिक्षण में एक प्रभावशाली विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। खेल विधि, बालकों को खेल प्रिय होता है। खेल खेल में सीखने सिखाने की प्रक्रिया वर्तमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक मुख्य अंग बन गई है खेल विधि। इस विधि का उपयोग व्याकरण की नीरसता को कम करने के लिए, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अपनाया जाता है। इस विधि में शिक्षक पाठ की आवश्यकता अनुसार खेल के नियम निर्धारित करता है और छात्र रुचि के साथ खेलते समय व्याकरण के नियम सीखते हैं। विश्लेषणात्मक विधि, आगमन विधि की भांति इस विधि में शिक्षक द्वारा उदाहरण दिए जाते हैं, उन उदाहरणों पर विस्तृत चर्चा की जाती है, विस्तृत चर्चा से छात्रों से नियम निकलवाए जाते हैं। इसमें निगमन विधि के जैसे ही नियमों की चर्चा होती है तथा परीक्षण के लिए छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। इसमें छात्र रुचि के साथ व्याकरण के नियम सीख जाते हैं और उनका शब्द भंडार विकसित होता है। इस विधि को व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि के रूप में अपनाया जाता है। भाषा संसर्ग विधि, कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा शिक्षण में अलग से व्याकरण की शिक्षा निरर्थक है। उनका मानना है कि व्याकरण की अलग शिक्षा देने की बजाय छात्रों को अच्छे अच्छे लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करवाया जाए, उनकी बातचीत ऐसे लोगों से कराई जाए जिनकी बोलचाल की भाषा प्रतिष्ठित हिंदी का स्वरूप हो। इस प्रकार छात्र खुद ही भाषा के शुद्ध रूप को पहचान तथा प्रयोग करना सीख जाएंगे। लेकिन भारत जैसे विभिन्नताओं के देश में इस विधि का प्रारंभिक स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस बहुभाषिक देश में यदि व्याकरण को नियम के रूप में ना पढ़ाया जाएगा, शास्त्र के रूप में ना पढ़ाया जाएगा, केवल भाषा संसर्ग विधि के आधार पर छोड़ दिया जाएगा, तो भाषा में एक रूपता का अभाव हो जाएगा। इसलिए विद्यालय जैसी संस्थाओं में भाषा संसर्ग विधि कक्षा का हिस्सा नहीं हो सकती। समवाय विधि, इस विधि में भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय शिक्षक पाठ में प्रयुक्त हुए वह व्याकरणिक नियम बताता है जिनका प्रयोग बच्चे अपनी लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति में कर सकें। यह विधि रुचिकर होती है, परंतु इससे व्याकरण की पूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी एक विधि भाषा और व्याकरण के समग्र ज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा थोड़ी थोड़ी दूरी पर अनेक प्रकार के प्रभावों की वजह से परिवर्तित होती है। लेकिन एक मानक भाषा निर्धारित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण उसके नियम निर्धारित करती है, उसका स्वरूप निर्धारित करती है, उसे नियंत्रित करती है, और उन नियमों में इतना लचीलापन जरूर होता है कि भले ही किसी प्रांत विशेष में, क्षेत्र विशेष में, हमारी लोक बोलियों में किसी न किसी प्रकार की विभिन्नता रहे, लेकिन एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में, एक राष्ट्र भाषा के रूप में, एक राज्य भाषा के रूप में, संघ की भाषा के रूप में, जिसे हमने अपनी मातृभाषा माना है, जिसे हमने राष्ट्र की एक भाषा माना है, जिसको हम हिंदी भाषा कहते हैं, उसके समग्र और मानक रूप के लिए
उसकी व्याकरण का होना अनिवार्य है, उसके व्याकरण के ज्ञान का होना अनिवार्य है। व्याकरण शिक्षण को रोचक और छात्र अनुकूल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि का चुनाव करते समय छात्रों के स्तर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निगमन विधि का कम से कम प्रयोग करें। भाषा संसर्ग विधि का केवल प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक कक्षाओं में आंशिक प्रयोग करें। अध्यापन शैली का हिस्सा नहीं होना चाहिए भाषा संसर्ग विधि। शिक्षण सहायक सामग्रियों का उचित प्रयोग किया जाए, जैसे फ्लैश कार्ड बनाना, चार्ट पेपर बनाना। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, जैसे व्याकरण पर आधारित कोई फिल्म या वीडियो क्लिप तैयार करके दिखाई जाए। समन्वय सिद्धांत का पालन किया जाए, गद्य पाठों के अंदर व्याकरण के नियमों का समन्वय हो। शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाए, जैसे सरलता से कठिनता की ओर, सरल से कठिन की ओर जाएं, बालक के स्तर के अनुकूल उसे व्याकरण के सरल नियमों का पहले ज्ञान कराया जाए। जिस प्रकार का भाषा रूप, भाषा स्तर, भाषिक व्यवहार वो बालक करता जाता है, उसी स्तर का व्याकरणिक नियम भी उस बालक को प्रदान किया जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, शोध प्रविधि में हम इस तरह की शैली अपनाते हैं। जो अज्ञात है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसको ज्ञात करते हैं, अर्थात उसे प्रकट करते हैं, शोध करते हैं उस पर। व्याकरण ज्ञान के संदर्भ में बालक को जो ज्ञान है उससे और ऊपर के स्तर की ओर जाएंगे, जिसको बच्चा नहीं जानता है, जिसका ज्ञान नहीं है बालक को, जो बालक के लिए अज्ञात है, उस अज्ञात की ओर बालक को ले जाएं, उसकी रुचि का परिष्कार करें और वो व्याकरण के और अधिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करके भाषा के और अधिक परिमार्जित परिनिष्ठित रूप का प्रयोग करें। शिक्षण में विभिन्न क्रियाकलापों की सहायता से सिखाए गए नियमों का अभ्यास करवाएं, जैसे संज्ञा परिवर्तन, रिक्त स्थानों की पूर्ति, संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त सर्वनामों का प्रयोग आदि आदि। भाषा के शुद्ध प्रयोग, या यूं कहें कि शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए बच्चों को। समय समय पर भाषा प्रयोग के कुछ ऐसे प्रयोगात्मक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिनमें बालक भाषा के प्रतिष्ठित रूप के ज्ञान के साथ साथ व्याकरण के नियमों को भी प्राप्त करे, सीख जाए। ये एक अध्यापक का दायित्व है। धन्यवाद।